चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 10 कंप्लीट केमिस्ट्री के यूट्यूब पर सबसे फास्ट वन शॉट रिवीजन का। देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर के कोई तीसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, मिला बनाता है, और ये जो सब्सटेंस होता है इसके पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बजाय पहला और दूसरा जो सब्सटेंस हमारा बना था उसके रिस्पेक्ट में। तो ये चीज होता है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो होता है ये कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन यानी कि गैस का रिलीज होना, तो टेम्परेचर में बदलाव आना, और प्रिसिपिटेट यानी कि एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ये चीज मिल पाना, ये चीज बनना हमको देखने को मिल सकता है। तो अब सबसे पहले नंबर चीज आता है हमारा केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान करके चलिए हाइड्रोजन है और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बन गया है, वाटर बन गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना है, तो ये तो इसका फॉर्मूला है। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन में, जब भी कोई चीज लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, तो जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नाम को नहीं लिख करके उस सब्सटेंस के नाम के बदले में उसका सिंबल या उसके फॉर्मूला को लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है ये रिएक्टेंट कहलाता है, राइट साइड वाला ये रिएक्टेंट हमारा होगा और राइट साइड वाला हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन है हमारे डेली बेसिस पे। तो केमिकल रिएक्शंस जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फल वगैरह का पकना, ये भी केमिकल चेंजेस के अंदर रिएक्शंस के अंदर आएगा। कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, उसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब हमारा जो है सब का सब आएगा केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब इसमें दो चीज हम लोगों को देखना है, एक हमारा होता है चेंजेस जब आता है ना, तो इसमें दो चीज हमारा आता है, एक होता है हमारा केमिकल चेंज और एक होता है हमारा फिजिकल चेंज। एक होता है हमारा कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो याद रखिएगा फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो होता है ये इरिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल नेचर का होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सेबल, मतलब एक बार हो गया तो फिर वापस रिटर्न नहीं अपने पुराने फॉर्म में आएगा। फिजिकल चेंज में जो होता है ये एनर्जी वगैरह लॉस या गेन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी वगैरह लॉस गेन होता है। फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में मास वगैरह चेंज हो जाता है। तो ये सारा सब्सटेंस जो है, ये सब चीज डिफरेंस जो है, ये बेसिक डिफरेंस हमारा है फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस हमारा दो फॉर्म में हो सकता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फॉर्म में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं जैसे रिएक्टेंट साइड ये हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट साइड जो भी सब्सटेंस आया है उस सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ एटम्स है उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स से। तो अब यहाँ पर यानी कि मास दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे हाइड्रोजन का 2 आया है और प्लस ऑक्सीजन का 2 आया है, लेकिन इस जगह पर क्या चीज है, इस जगह पे हाइड्रोजन का 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम ही है, तो यहाँ पे एटम का संख्या कम गया है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। अब इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदलना होता है। अब कहिएगा कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेहतरीन तरीके से होल्ड करता है, और इसी चीज को चेक करने के लिए कि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये बेहतरीन से होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे पास जरूरी हो जाता है। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए एक अलग वीडियो बना के सिखा देंगे और एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल भी देंगे यूट्यूब चैनल पर कि आप अच्छे से कर पाइएगा। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक एक बता देते हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ करके बैलेंस करिएगा, ठीक है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस करिए। बाकी जितना भी चीज है सबसे पहले उसको बैलेंस कर लीजिए, है ना। ऑल एलिमेंट्स को पहले बैलेंस कर लीजिए, फिर जाकर के बैलेंस करिए ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करिए हाइड्रोजन को, समझे। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस जब करिएगा तो इस प्रकार से आपको काफी आसान पड़ेगा बैलेंसिंग करना। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को, और अंतिम में हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। काफी आसान पड़ेगा आपको ये बैलेंस करना, ठीक है। इस तरीका से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पे वीडियो बना देंगे फिर से। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन जो होता है ये हमारे पास दो टाइप का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन कौन टाइप का? तो एक होता है हमारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि उसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका नाम और उसका सिंबल, ये सब बताता है हमारे पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन उसमें उसका वजन को बताता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इन चीजों को ये बताता है, उसका मास कितना है, इन चीजों को बताता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल्स की, इन चीजों को, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ दिया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्ले यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के कोई एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बने तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी का बनना, ये सब जो है इसी का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। सारा का सारा एग्जाम्पल यहाँ पे चूना और पानी को मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, ये जो बनता है, हीट रिलीज होता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये जो लाइम स्टोन, ये सारा का सारा जो है सो दिया गया है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये लाइम, स्लैग्ड लाइम जो होता है, इसी का इस्तेमाल, इसका CaOH का होल ट्वाइस, इसी का इस्तेमाल जो होता है घर की रंगाई पुताई में करते हैं। और उसके बाद जो होता है 3-4 दिन तक जब छूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और दीवार पर एक पतला सा लेयर बना लेता है और वही शाइनिंग करने लगता है, और वो लेयर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और उसके अंदर मौजूद पानी वेपराइज होकर के उड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, लाइमस्टोन, ठीक। इसके बाद आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो होता है, कोई एक सब्सटेंस ये टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बट जाए, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस PbONO2 और O2 में टूटता है, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये जरा सा आप अच्छा से देख लीजिए। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप का होता है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, एक फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी इसको बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट दे करके हम लोग कोई चीज को तोड़ते हैं, जिसमें हीट दे करके तोड़ा जाए, ब्रेक करा जाए, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हो जाता है। तो इसमें जो भी रिएक्शन दिया गया है, इसमें से सबसे ज्यादा ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। FeSO4 जब टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट करके अलग हो जाता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन काफी ज्यादा VBI है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जब लाइट की सहायता से, जब लाइट देकर के या सनलाइट देकर के चीजों को तोड़ा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे H2O2, इसको H2O प्लस O2 में तोड़ा जाता है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। AgBr को भी Ag और Br में तोड़ देना, ठीक है। उसी तरह सिल्वर
क्लोराइड को AgCl को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देना सनलाइट की सहायता से, ये सब एग्जांपल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम बिजली दे करके तोड़ रहे हैं तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ा जाए। जैसे पानी को इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले हमको थोड़ा सा समझना होता है रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज जितना से आपका काम बन जाएगा वो हमारा है काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काश हजम अगर और हो पाता। ठीक है, ये चीज हो गया। नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटता है, ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है। और याद हमेशा रखिएगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो उसका साल्ट का कंपाउंड रहता है उसमें हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ पर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज होता है, जैसे ए बी बना हुआ है कंपाउंड, कोई सी नाम का कंपाउंड आया और ये इससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो सी भी बन जाएगा और ए बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार का रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देख लीजिए कॉपर यहाँ है, सॉरी आयरन यहाँ है और कॉपर जो है सो इसके नीचे में हमारा होगा कॉपर। ठीक, इस जगह पे देख लीजिए, हाँ अब देखिए इस जगह पर कॉपर है हमारा और यहाँ पर जो है सो हमारा आयरन है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो FeSO4+CO ये बन जाएगा। इसी में CBSE क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लोहा के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि लोहा के बर्तन में जब हम रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों कलर चेंज होता है, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देता है, जिस कारण से उसका कलर चेंज जाता है। इसी में कभी CBSE को मजा लेने का मन हुआ तो ये क्या पूछ देगा कि अगर बताइए FeSO4 को Cu से रिएक्ट करवाएंगे क्या होगा, तो अब एकदम धड़ल्ले से नहीं मार देंगे CuSO4 into Fe ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका गलत, समझे, ये हो जाएगा आपका गलत। ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, गलत। ये रिएक्शन आगे काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, इस कारण से ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी रिएक्शंस हैं, इसको भी आप देख लीजिए। AgNO3+Cu इसको डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पे Ag को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए AB प्लस यहाँ पे CD और ये दोनों मेटल्स अपना जो है आयंस को एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ बन जाएगा CB+AD इस तरीका से। तो दो कंपाउंड जो है ये अपने अपने आयंस को, अपने अपने जो है किसको, आयंस को, एनायंस को आपस में एक्सचेंज कर ले, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एग्जांपल आपको दिया गया है Na2SO4 BaCl2। अब NaSO4 को छोड़ दिया, Cl को ले लिया, ठीक है, इस जगह पे BaSO4, अच्छा, उसके बाद NaCl, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए AgNO3+NaCl, तो यहाँ पर क्या करेगा, NO को छोड़ेगा, AgCl हो जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। तो इस तरीका से जो है सो दो रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स आपस में अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और आपको जो बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो भी बताए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम होता है साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन, है ना, साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जिसमें एक्स लगा हुआ है, मतलब जो गया, ठीक है, एक्स मतलब गया, बाहर गया, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट इंटर करे उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जो है एक रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल लिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। किसी भी चीज को जलाना, ये चीज क्या कहला है, ये चीज होता है हमारा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन के दौरान जो है फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज देन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा, जिसमें एनर्जी जो है CO2 के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, ये चीज है। डिकम्पोजिशन, सब्जी का भी सड़ना गलना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी ये जो है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा आ जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं हीट, उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोगों को देखा जाए डिकम्पोजिशन एनर्जी के बारे में लिखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी for breaking down the reactant, therefore these are endothermic reactions। मतलब क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान जो होता है एनर्जी चाहिए होता है किसी चीज को तोड़ने के लिए, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर जो होता है वो क्या चीज होता है, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन के लिए जो सिंबल होता है, या तो उसके लिए PPT लिखा जाता है या फिर डाउनवर्ड एरो करके डिनोट करा जाता है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए स्मॉल l, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूशन पानी के अंदर है उसके लिए AQ, उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए CONC, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए DIL। टेम्परेचर को डिनोट करा जाता है ट्रायंगल के साइन से, ATM से प्रेशर को डिनोट करा जाता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेट को PPT से, और गैस अगर रिलीज हो रहा है तो उसको अपवर्ड एरो से डिनोट करा जाता है। इतना सिंबल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखिए, NaCl प्लस AgNO3, ये NaNO3 और AgCl बन गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। याद रखिएगा, एक केमिकल इक्वेशन जरूरी नहीं कि एक के रिएक्शन होगा, एक केमिकल इक्वेशन एक से ज्यादा रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड एरो AgCl में लगा हुआ है, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनता है जो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है। इसके बाद जरा सा देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के कॉमन साल्ट NaCl प्लस H2O बनाएगा, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एक ट्रिक भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं ऑक्सीडेशन के लिए और एक रिडक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन में RAIL बताए थे और इसमें गार्ड GARD गार्ड, ठीक है। तो ये ट्रिक था, रिमूवल ऑफ क्या चीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या चीज, ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज अगर इसमें हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये चीज जिसमें हो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन आपके क्लास में खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के ही पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान करने के लिए नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर एक चीज जरा सा देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस जगह पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बाद में इससे ऑक्सीजन अलग हो गया तो ऑक्सीजन लॉस हुआ, मतलब इसका हुआ है क्या चीज, रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया तो इसका हुआ है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट,
ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में एनी सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन एंड यहाँ पे दिया गया है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे H2S प्लस O2, यहाँ पर क्या हो गया, S बच गया H2O। तो इसके अंदर क्या चीज हुआ है, यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन रिमूव मतलब इसका हुआ है क्या चीज, ऑक्सीडेशन। तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया बाद में जाकर के, तो इसका हुआ है रिडक्शन, यानी ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीका से ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले ही हम बता दिए कि जिस केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक टाइम पर हो रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अब जरा सा देखिएगा कि ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा। तो सबसे पहले रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है जब खाना का स्मेल देखते हैं चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, यही हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। मतलब फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, और इसका फैट और ऑयल जो होता है ये नेचर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना स्मेल चेंज कर लेता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इसी को कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी, जिसकी वजह से स्मेल, उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक। इसको कैसे बचाया जा सकता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको बचा सकते हैं हम लोग किस तरीका से, तो एयर टाइट कंटेनर या एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मिला करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सोडियम बेंजेनोएट BHA हमारा हो गया, ठीक है, BHT। यूजुअली चिप्स वगैरह जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। वो जो चिप्स वगैरह देखते हैं उसमें हवा नहीं नॉर्मल रहता, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि वो खराब नहीं हो, उसका टेस्ट नहीं बदले, वो स्मेल नहीं करे, यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। इस चीज से बचाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा कोरिजन। कोरिजन क्या कहता है, जब भी कोई मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, उसका क्वालिटी डिक्रीज होने लगता है, जंग लगने लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग। किसकी वजह से ये होता है, इसी को कोरिजन कहते हैं। किसकी वजह से ये होगा, तो हवा की वजह से, जो हवा मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, उसके बाद वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, इस चीज की वजह से ये सब चीज ऐसा होता है, कोरिजन होता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, यहाँ पर क्या चीज है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो है सो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर जो है सो आप केमिकल रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रस्टिंग को बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है, रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है, तो याद रखिएगा रस्टिंग को बचाने का जो है हमारे पास क्या तरीका है। रस्टिंग को बचाने का तरीका है, उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, लोहा पर जंग लगना हमारा रस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसको पेंट करके उसको बचा सकते हैं, उसको ऑयल या ग्रीसिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोहा के ऊपर कोई दूसरा लेयर चढ़ा देंगे जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे लोहा जो है Fe है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काश हजम अगर और हो पाता, यहाँ Fe है, इस पर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये लोहा को बचा लेगा। ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हमेशा जिसका गैल्वेनाइजेशन करना है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से गैल्वेनाइजेशन करवाया जाता है। मतलब सिंपल सा बात ये चीज है कि हम अपना बॉडीगार्ड अगर रखना चाहेंगे तो हमसे ज्यादा ताकतवर है उसको ना बॉडीगार्ड में रखेंगे, कि हमसे कमजोर वाला को रखेंगे बॉडीगार्ड में, वही चीज होता है गैल्वेनाइजेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर। तो सिल्वर और कॉपर लूज देयर लस्टर्स बाय गेनिंग ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग ऑन ग्रीन कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड एंड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग आने से वो ब्लैक हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर चढ़ने से जो होता है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर ग्रीन वगैरह ब्लैक वगैरह जो डॉट बन जाता है कॉपर पर सिल्वर पर, तो ये चीज जो होता है हमारा अदर मेटल्स जो कि जब उस पर रस्टिंग होता है, जब उसमें जंग लगता है तो ऐसा दिखता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या चीज, वी कैन से दैट स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर। मतलब हवा अगर धीरे धीरे किसी मेटल्स को खा रही है तो वो भी प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, वो भी प्रोसेस हमारा कहलाएगा क्या चीज, तो वो भी प्रोसेस हमारा कोरिजन कहलाएगा। तो इस तरीका से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट समाप्त होता है।
आइए देखते हैं हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट्स कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो इसमें सबसे पहले नंबर हमारे पास पूछा जाता है कि एसिड क्या होता है। तो एसिड एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो पानी में मिलने के बाद हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, और इसका जो टेस्ट होता है एसिड का, वो इसका टेस्ट खट्टा होता है। और ये जो है लिटमस कलर, जो लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में ये कन्वर्ट कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है या H3O+ आयंस को ये प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब एसिड जो होता है ये अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एसिड। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होता है। उसके बाद सोर्स के बेसिस कहां से बना है उसके बेसिस पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, और कंसंट्रेशन के बेसिस पर कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूटेड एसिड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की बेसिस पर। तो स्ट्रेंथ की बेसिस पर सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब आयंस के फॉर्म में ये टूट जाएंगे कंप्लीटली, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसके बाद जो है जैसे कि HCl हो गया हमारा, H2SO4, HNO3, ये सब चीज होता है। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड वो एसिड्स होता है जो पानी के अंदर जो है सो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, मतलब उसका आयंस पूरी तरह से नहीं टूटता है लेकिन थोड़ा बहुत टूटता है आयंस, उसको कहते हैं हम लोग वीक एसिड। अब इसके बाद सोर्स कहां पर से ये मिलता है उसके बेसिस पर हमारा सबसे पहले नंबर पर है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक तरीका से मिलता है। ऑर्गेनिक तरीका से कहने का मतलब क्या चीज है कि वो एसिड्स जो कि हमारे पास जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ऑर्गेनिक का मतलब जो हमारे पास प्लांट या एनिमल्स यानी कि नेचुरल तरीका से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड हमारा हो गया, साइट्रिक एसिड, ये सब चीज जो होता है ये प्लांट्स वगैरह इससे मिलता है हमको, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब अलग अलग नेचुरल सब्सटेंस में जो है अलग अलग एसिड्स पाया जाता है, जिसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि रेड एंट होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड, चाय के अंदर टैनिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड, लैक्टोबैसिलस उसमें रहता है तो लैक्टिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, टेमारिंड इमली जो होता है उसके अंदर टर्टेरिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। तो ये अलग अलग सब्सटेंस के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम लोग मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, मतलब वो एसिड्स जो नेचुरली नहीं बन करके फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में तैयार करा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद जो है हमारा वो है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन, एसिड के कंसंट्रेशन के बेसिस पर जो है सबसे पहला नंबर हमारा एसिड होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं? तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें एसिड एक्चुअली में देखिए एसिडिक गैस और पानी का मिक्सचर होता है, तो जिसमें एसिडिक गैस का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और इसमें पानी का मात्रा ज्यादा हो और एसिडिक गैस का मात्रा कम हो उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। तो ये दो प्रकार का एसिड हमारा पाया जाता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एसिड जो होता है इसका टेस्ट खट्टा होता है, मिनरल एसिड, इन सब चीज के एग्जांपल दिया गया है। उसके अलावा एसिड जो होता है सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये चीज दिखाया गया है, जो कि पानी के अंदर जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद ये कलर को चेंज कर देता है, लिटमस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और कोरोसिव यानी कि स्किन वगैरह पर गिर गया ये तो जला देगा स्किन को। और ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर कंडक्टर होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की खास करके चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो क्या करता है, देखिए एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया तो ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा तो इसका पहचान एक चीज है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है बर्न होता है किसके साथ, तो पॉप साउंड के साथ जो है सो बर्न होना शुरू कर देता है, समझे। पॉप साउंड का मतलब जो होता है सो जैसे दिवाली वगैरह में छोरछोरी वगैरह जलाते हैं तो वो जैसा साउंड करता है, बिल्कुल उसी तरह का साउंड यहाँ पर करता है, ये ध्यान रखिएगा।
हाइड्रोजन गैस का खासियत है। और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोला जाता है कि बर्निंग कैंडल्स को बुझा देता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है और पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस करता है, ये पहचान है हाइड्रोजन गैस का। इसके अलावा बेस के साथ रिएक्शन होने पर क्या करता है, तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे एसिड यहाँ पर है हमारा, यहाँ पे ये HCl एसिड है, NaOH हमारा बेस है, NaCl प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बना दिया, ये चीज है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं, ऊपर मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करवाया, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस सब में प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, तो मेटल बाइकार्बोनेट जिसका हम कहते हैं हम लोग, तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद बनता है हमारा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होता है ये टूटता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एसिड को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाए हैं, तो इस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड ये नमक बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। इसी में अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पर तो NaBr ये साल्ट बना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है ये कंपाउंड, तो ध्यान रखिएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता था और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या चीज कर देता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड HNO3, तो कैल्शियम नाइट्रेट उसके साथ वाटर प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और भी यहाँ पर दिया गया है कि एसिड जो होता है ये वाटर के प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर को शो करता है, इस चीज का आप खास करके ध्यान रखिएगा। जब वहां पर हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होगा, ये केवल और केवल पानी के प्रेजेंस में ही ऐसा करता है। पानी अगर नहीं मौजूद रहेगा तो वहां पर जो है आयोनाइजेशन नहीं होगा, और आयोनाइजेशन नहीं होगा तो एसिड जो है एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि ड्राई HCl गैस जो होता है ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं करता है, क्योंकि वहां आयोनाइजेशन नहीं हो रखा है, इसी कारण से वहां पर जो है सो एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए आयोनाइजेशन होना, वाटर का प्रेजेंस होना, एक्वस सॉल्यूशन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम लोग बेस के ऊपर, तो बेस क्या होता है, बेस एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को कंटेन करता है, ठीक है। पानी में मिलाने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ये प्रोड्यूस करता है। इसमें भी हमारा ये स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होता है, और कंसंट्रेटेड के बेसिस पर हमारा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बेस, ये दो प्रकार से होता है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों टूट करके अलग हो गया, यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग टूट करके अलग हो गया। तो अगर ये कंप्लीट आयोनाइजेशन इसका होता है तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी खतरनाक होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस को अल्कली के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वीक बेस जिसका पार्शियली आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसका पार्शियली आयोनाइजेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं वीक बेस। तो इसका कंप्लीट आयंस टूट करके अलग नहीं होते हैं और ये उतना खतरनाक नहीं होता है। कंसंट्रेटेड के कंसंट्रेशन के बेसिस पे देख लीजिए, सबसे पहले कंसंट्रेटेड बेस जिसमें बेस का मात्रा ज्यादा हो, पानी का मात्रा कम हो, उसको कहते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड बेस। और डाइल्यूटेड में पानी का मात्रा ज्यादा हो, बेस का मात्रा कम हो, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड। अब प्रॉपर्टीज भी आते हैं, जिसमें सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा तीखा टेस्ट होता है, ठीक है, बीटर टेस्ट। इसके अलावा ये भी सॉलिड या लिक्विड होता है जनरली, और ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मींस गुड कंडक्टर होता है। स्ट्रॉन्ग बेस खास करके ध्यान रखिएगा, और इसका भी कोरोसिव इफेक्ट होता है, स्किन को जला सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस का सारा बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो एसिड अगर बेस के साथ, बेस अगर
अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वही रिएक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट प्लस वाटर को ये प्रोड्यूस कर देगा। ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं। रिएक्शन अगर मेटल के साथ करता है, कुछ कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाँ, यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब क्या चीज होता है, ये ध्यान रखिएगा कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होता है ये हमारा होता है बेसिक नेचर का, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो बेस का रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिड के साथ करवाए हैं, इस कंडीशन में भी हमारा साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में भी हमारा क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। इसके बाद अल्कलीज स्ट्रॉन्ग बेस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है और ये भी खतरनाक होता है, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होता है, बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका भी जो है सो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, कोरोसिव इफेक्ट होता है हमारे स्किन पे, ये ध्यान रखिएगा। अब एसिड और बेस दोनों का दोनों जो होता है, एसिड भी और बेस भी दोनों का दोनों बिजली को ये कंडक्ट करता है जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहता है, तब जाकर के ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का चर्चा करा है तो वो हमको देखना है नहीं यहाँ पे अभी। तो अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलता है, रिएक्ट करता है, तो वो एक न्यूट्रल साल्ट बनाता है और प्लस पानी रिलीज करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, तो स्लैग्ड लाइम है ना, इसको रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, इसको सॉइल के एसिडिटी को घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टिंग ऑफ एंट और बीज कंटेनिंग HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड जो हम लोगों को चींटी वगैरह काटता है तो वहां पर चूना वगैरह लगा देता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस शामिल हुए हैं उनका जो है सो फॉर्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिखना, रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग चीजों में जाकर के एसिड में बेस में दोनों में मिलकर के जो है उसका कलर चेंज कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग इंडिकेटर। इसमें नेचुरल इंडिकेटर होता है जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज हो गया। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसका स्मेल चेंज होता है, ओनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इसके बाद वेनिला, ये सब चीज हो गया। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेथलीन, ये सारा चीज सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर का। तो लिटमस जो कि एसिड के अंदर रेड हो जाता है, बेस के अंदर ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज की अगर बात करेंगे तो ये रेड रहता है, एसिड के अंदर ग्रीन हो जाता है, बेस के अंदर, ये बेस का इंडिकेटर है, ध्यान रखें। टर्मरिक, इसके अंदर टर्मरिक जो है एसिड में नो चेंज, उसका कोई भी हल्दी वगैरह जो है ये कोई चेंज नहीं होता है, बेस के अंदर ये रेड कलर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लिटमस सॉल्यूशन का बात किया गया है कि पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफैथा, समझे, ये थैलोफैथा नाम करके ट्रीज होता है उस पर से पाया जाता है, और उसका जो नाम है डिवीजन जो है उसका ये थैलोफैथा है, और उस पेड़ का जो नाम होता है वहां का वो है लीचेन। ठीक, यहाँ से पाया जाता है हमारा लिटमस। तो ये जनरली पेपर और सॉल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि सम फ्लावर सच एज हाइड्रागेना, पेटूनिया, इसके बाद गेरानियम एंड चाइना रोज, ये सब जो है इंडिकेटर है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, इन सब चीजों को दिखाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जरा सा देख लीजिएगा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में ओनियन, वेनिना एसेंस, इसके अलावा क्लोव ऑयल, ये सारा चीज दिया गया है कि एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कैसा कलर स्मेल होता है और बेस में इसका स्मेल किस तरीका का होता है, लूजेज स्मेल जैसे क्लोव ऑयल वगैरह इसमें। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिए। ठीक, इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, फेनोल्फेथलीन जो कि
मैन्युफैक्चर करा गया है, वो चीज है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस, ये स्मेल नहीं, इसका कलर होता है, ठीक है, कलरलेस। यहाँ पे कोई भी स्मेल, मतलब स्मेल यहाँ नहीं होगा, कलर के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। तो ये उसमें चेंज कलर को नहीं करता है, लेकिन बेस के अंदर ये पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, और उसके बाद जो है बेस में येलो हो जाता है। तो ये था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। अब आते हैं पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखिएगा। तो पोटेंस जो है जर्मन मीनिंग होता है, जिसका मतलब पावर होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये चीज है जो एसिड या बेस, ये H प्लस आयन या OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड रहता है। अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि इसमें जो है 0 से लेकर के और 14 तक का रेंज होता है पीएच स्केल पर, जिसमें 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, और 0 की तरफ बढ़ेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और 14 की तरफ बढ़ेंगे तो ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता चला जाएगा। 0 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो है अलग अलग पीएच वगैरह जो है वो चीज दिखाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो है सो ब्लड जो होता है, हमारे शरीर के अंदर बॉडी जो है हमारा, ये 7 से लेकर के 7.8 पीएच रेंज के अंदर काम करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट के अंदर जो है सो HCl प्रोड्यूस होता है, और ये जो है सो खाना को पचाने में हेल्प करता है। और ये जो होता है कभी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो वही इरिटेट करता है, एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग इनो वगैरह लेकर के शांत करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके अंदर जो होता है क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ये चीज पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा HCl हमारे पेट को डैमेज इसलिए नहीं करता है क्योंकि HCl से हमारा पेट जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है, उसके बीच में एक लेयर होता है म्यूकस जिसको कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वही लेयर हमको बचा करके रखता है इस डेंजरस एसिड से, ध्यान रखिएगा। टूथ डीके क्या होता है, जब भी मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से माउथ का पीएच वैल्यू कम होने लगता है, तब जाकर के जो है सो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि टूथ एनिमल जो है ये डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, ये क्या चीज है कि स्टिंग ऑफ हनी बी, ये चीज जो है सो मधुमक्खी वगैरह जो काटती है ये सेल्फ डिफेंस में काटती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसके कारण से हमको इरिटेशन या दर्द होता है, ये चीज है। माइल्ड बेसिक सच एज बेकिंग सोडा इज यूज्ड स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, उसी की वजह से बर्निंग पेन वगैरह जो है सो वो होना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा बेस। इसके बाद ये सब जो है सो पूरा बेस वगैरह एसिड वगैरह हो चुका है, पीएच हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है साल्ट। तो साल्ट जो होता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक कैटायन पाया जाता है पॉजिटिव आयन, और एक एनायन पाया जाता है जो कि हमारा होता है निगेटिव आयन, ठीक है। साल्ट हमारा 3 टाइप का होता है। न्यूट्रल साल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला तो एसिडिक साल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना तो बेसिक साल्ट बनेगा। मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसका कैरेक्टर साल्ट के अंदर आ जाएगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर न्यूट्रल बन जाएगा, ये चीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको उतना अभी नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है कॉमन साल्ट के बारे में, जिसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है ये समुद्र का पानी होता है, और इसको समुद्र के पानी से इवापोरेट करके इसको पानी को निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि हमारे खाने में यूज करा जाता है, ठीक है, और इसका बहुत सारा वर्सटाइल यूजेस होता है, इससे कई सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और पानी के अंदर ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसका यूजेस कहाँ पर है, हमारा खाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीज करने के लिए आइसक्रीम को इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह को और ज्यादा डिक्रीज कर देता है, उसको जमाए रखता है लंबे समय तक, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा वगैरह, ये सब चीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा, इसको कैसे बनाते हैं।
तो कॉस्टिक सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड किस चीज से, तो हम लोग करते हैं यहाँ पर कौन सा काम, इसको हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं, को नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं, नमक NaCl और वाटर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन को डालते हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करवाते हैं, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। यही चीज हमारा कहलाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर कहते हैं हम लोग क्लोरीन की वजह से, अल्कली हम लोग कहते हैं NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस हुआ है इसमें, उसकी वजह से हम लोग NaOH बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो प्रिपेयर्ड होता है हमारा क्या क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कहाँ पर प्रिपेयर होता है, तो जो कि कैथोड के ऊपर प्रिपेयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैथोड कहने का मतलब जो है सो कैथोड कैटायन यानी कि निगेटिव टर्मिनल पर ये स्टोर्ड हमारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसी के पास में स्टोर होता है, और क्लोरीन जो होता है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ये एनायन के ऊपर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट बनाने में, डिग्रीसिंग मेटल्स वगैरह मेटल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और लैब में इसका इस्तेमाल करा जाता है। फिर आता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ब्लीचिंग पाउडर। इसको बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर स्लैग्ड लाइन पर, यानी कि क्लोरीन गैस को छोड़ करके। मतलब बड़ा सा चैम्बर रहता है, बड़ा सा चैम्बर में क्या किया जाता है, इसमें पाउडर को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गिराया जाता है, और एक इनलेट से जो है सो हम लोग क्या करते हैं, एक इनलेट से यहाँ पर हम लोग क्लोरीन गैस देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसको घुमाया जाता है, मिक्स होकर के ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और फिर जाकर के भाप छोड़ा जाता है दूसरे इनलेट से, गर्म हवा, और जो अनरिएक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स या क्लोरीन गैस वगैरह इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है इसको साथ मिल करके एक आउटलेट होता है, उससे बाहर चला आता है, और इस प्रकार से हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसका रिएक्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन CaOCl2 प्लस वाटर, ये चीज हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नाम होता है। इसका हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री में जो है सो ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में हम लोग वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां कपड़ा धोया जाता है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के पानी को साफ सुथरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुआं वगैरह भी देखते होंगे, सफाई किया जाता है, इसी से सफाई किया जाता है। फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या चीज होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, ये चारों चीज को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा NH4Cl और इसके साथ NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इस प्रोसेस को सोल्वे प्रोसेस कहा जाता है, जो क्लास 12th में पढ़ना है, आपको अभी नहीं पढ़ना है, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा यूजेज आता है, तो यूजेज में क्या चीज होता है, इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एंटी एसिड्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव करते हैं हम लोग, फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सब चीज के अंदर ये मिलाया जाता है, खाने वगैरह के आइटम्स में मिलाया जाता है। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम फाइनली हम लोग आते हैं किस चीज पे, अच्छा केक्स वगैरह जो होता है ये सब पोरस होता है, एकदम हल्का होता है, उसमें क्यों काफी ज्यादा छेद होता है, उसमें हल्का इतना ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कई प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले तो यही प्रोसेस हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से हम लोग NH4Cl और NaHCO3 ये बनाएंगे। फिर NaOH यानी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बना दिए, इसको गर्म करेंगे, गर्म करके इसको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ लेंगे। फिर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल पानी मिलाएंगे और ये बना देंगे क्या चीज, Na2CO3 into 10H2O। यहाँ पर लिखना जरूरी था 10H2O, ये बन जाता है हमारा वॉशिंग
सोडा, ठीक है। और ये जो बना था हमारा ये Na2CO3, ये हमारा सोडा एस हमारा बन जाता है। इस जगह पे ध्यान रखिएगा, पानी मिलाएंगे तब जाकर के इसके अंदर हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से यहाँ पे हमारा रिक्रिस्टलाइन करा जाता है सोडियम कार्बोनेट को, ये ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा वॉशिंग पर्पस में कपड़ा वगैरह धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, घर वगैरह में भी या लॉन्ड्री वगैरह में। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बोरेक्स जो एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा वॉशिंग सोडा का, ठीक है। अंतिम में हम लोग आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग प्यार से POP भी कहते हैं। तो इसको बनाया जाता है कैसे, तो इसको तैयार करा जाता है जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करके, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करा जाता है तब जाकर के हमारा बनता है क्या चीज, तब जाकर के हमारा बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला हमारा क्या चीज होता है, CaSO4 × 2H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रेट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा POP है, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी रिलीज हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे, अच्छा इसको रिवर्सेबल भी रिएक्शन होता है, जब इसमें फिर 1.5 मॉलिक्यूल पानी मिलाएंगे तो वापस ये जिप्सम बन जाएगा, 10 मिनट तक छोड़ देंगे तो, ये ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज के लिए, टॉय वगैरह बनाने के लिए, कोई डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाने, स्टेच्यू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। देखते होंगे टेंट हाउस वगैरह में जो मूर्ति वगैरह रहता है, इसे करके बनाया हुआ गेट उटार पर, ये सब इसी का बना होता है। इसके अलावा जो है हड्डी वगैरह टूट जाता है तो हड्डी को फिक्स पोजीशन में रख करके प्लास्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। मॉडल्स वगैरह डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए करते हैं, इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में जो है सो फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के लिए, सेटिंग करके फिक्स पोजीशन में रखने के लिए करा जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। हमारे हड्डी में केमिकल्स खुद ही रिलीज होता है जो ज्वाइंट कर लेता है हड्डी को, बस ये प्लास्टर उसको फिक्स पोजीशन में रखने का काम करता है, हिलने डुलने से बचाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और अंत में हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जब भी कोई चीज को अगर हमको हार्ड बनाना है तो उसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा। जैसे सीमेंट है, सीमेंट खाली पाउडर रहेगा तो हार्ड नहीं बनेगा, सीमेंट के अंदर पानी डाल करके छोड़ देंगे वो हार्ड बन जाएगा। उसी तरीका से हर एक सब्सटेंस को जो है सो उसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में ले जाने के लिए उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को मिलाना पड़ता है, और इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें 5 मॉलिक्यूल पानी है मिला हुआ। आप देखे थे वॉशिंग सोडा, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल पानी मिला हुआ था। तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका एसिड बेस एंड साल्ट पूरा चैप्टर का 1 शॉट समाप्त हो जाता है। देखते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मेटल क्या होता है। तो देखिए, मेटल को समझने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन में यहाँ पे समझिएगा कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट एक ऐसा नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस होता है जो कि मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। 2 चीज होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो इसके अंदर जो एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप्स के एटम्स से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है हमारा, ये क्या चीज होता है, ये हमको 3 भाग में बांटा जाता है। एक मेटल हमारा हो जाता है, एक नॉन मेटल हमारा हो जाता है, एक मेटलॉइड्स होता है। इसमें हमको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले मेटल्स किसको कहते हैं, तो मेटल्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। यानी कि मेटल जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर दिया गया है कि मेटल्स के बारे में कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ मेटल, ये सब चीज हमको इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर चीज हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे,
आयनिक बॉन्ड्स वगैरह, मेटल का ओर्स वगैरह, ये सब चीज, एलॉय वगैरह, कोरिजन, ये सब चीज जो है हमको पढ़ना है इसके अंदर। तो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो मेटल जो होता है ना, ये जनरली हमारा दो फॉर्म में पाया जाता है, एक कंबाइंड स्टेट और एक फ्री स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट होता है जो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल स्टेट में नहीं होते हैं। ये रिएक्टिव मेटल्स ज्यादातर जो है सो ये कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कंबाइंड फॉर्म में कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये सब पाया जाता है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है ये सब जनरली जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, जिसको हम लोग प्यार से नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है नेटिव स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब चीज जो है सो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेटल्स की देखेंगे तो सबसे पहले नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहले आता है इसका मेल्टिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली ये क्या होता है, जनरली ये सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर होता है सोडियम एंड पोटासियम जो होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा हार्ड होता है जनरली मेटल्स, और सोडियम पोटासियम सॉफ्ट होता है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट में जनरली सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल है जो लिक्विड होता है। अब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मेटल्स का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है सो एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटासियम लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैल्शियम एंड गैलियम हैज सच लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव इवन मेल्ट ऑन कीपिंग ऑन वंस पाम। मतलब ये कैल्शियम और गैलियम ये भी इसका एक्सेप्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लस्ट्रस क्या होता है, तो ये जो मेटल्स होता है ये चमकता है, ठीक है, लस्ट्रस होता है, ठीक। इसमें जो है जैसे गोल्ड एग्जांपल में ले लीजिए तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद होता है, और वही इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन की वजह से ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है। मेलिएबल होता है यानी कि इसको हम लोग पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टूटता नहीं है, ये चीज। एक्सेप्शन भी यहाँ पर आता है जिंक, जो कि नॉन मेलिएबल होता है, ज्यादातर टेम्परेचर पे जो होता है ये क्या हो जाता है, इट इज इंटरेस्टिंग to know that it become malleable between 100 to 150 degree Celsius and again become non malleable above 210 डिग्री सेल्सियस। यही चीज के बीच में इस टेम्परेचर पर ये मेलिएबल होता है, अदरवाइज फिर से चेंज हो जाता है। फिर हमारे पास आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि इसको जो है खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, तो ये भी प्रॉपर्टीज होता है हमारा, खींच करके लंबा तार इसको बनाया जा सकता है, तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है। तो गोल्ड, सिल्वर ये सब चीज जो है सो इसका एग्जांपल है। एक्सेप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा जिंक, ठीक है। फिर हमारे पास इसका है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ये जो है सो बिजली को कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हीट को कंडक्ट करने को कहते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन हमारा जो है मरकरी हो जाता है, लेड हो जाता है, ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी बिजली को ये कैरी करता है, यहाँ पर तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा, फिर कॉपर, आयरन ये सब भी होता है, ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद सोनोरिटी यानी कि साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस करेगा जब भी इसको बीट किया जाएगा। स्ट्रेंथ जो होता है ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, हैवी वेट होता है। एक्सेप्शन सोडियम और पोटासियम जो कि सॉफ्ट होता है। डेंसिटी में भी जानते हैं, डेंसिटी इसका बहुत ही ज्यादा होता है, समझे, काफी ज्यादा इसका पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे सोडियम एंड पोटासियम ये दोनों एक्सेप्शन है इसके। फिर कलर्स वगैरह जो जनरली जो होता है सिल्वर या ग्रे कलर का होता है या गोल्डन कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो कॉपर, रेडिश ब्राउन कलर का एक्सेप्शन हमारा हो जाता है। एलॉय का फॉर्मेशन, तो एलॉय जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है किस चीज का, दो या दो से अधिक मेटल्स का, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी इसमें नॉन मेटल्स भी मिलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के अंदर दिया गया है ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का जो है सो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एलॉय उन दोनों का एलॉय है, ठीक। इसके बाद जरा सा देखिए, अगर इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज का, तो एक्टिविटी सीरीज क्या चीज हो जाता है, एक बार और आप लोग देख चुके हैं। एक्टिविटी सीरीज जो होता है मेटल्स को जब रीअरेंज करा जाता है उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में, तो वही एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो काशीनाथ का
माली आलू जरा फीका पकाता है, काश हजम अगर और हो पाता। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको काम देगा। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में बस इतना ही चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगा, नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटता है, ये ध्यान रखिएगा। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर देखेंगे तो मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है मेटल्स जो, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना देगा, ये ध्यान रखिएगा। मेटल्स अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा, और मेटल का ऑक्साइड बनाएगा तो इसका जो नेचर होगा, ये हमारा नेचर इसका बेसिक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी जिसमें वही चीज दिया है कि अलग अलग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके जो है सो इस तरह से ऑक्साइड बनाता है। फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेटल, तो वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करके यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड भी बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मेटल का ऑक्साइड भी बनाएगा और उसके अलावा जो है सो फिर हमारा हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखिएगा। पोटासियम रिएक्ट vigorously with cold water at room temperature and gives aqueous potassium hydroxide and hydrogen gas। ये सब एग्जांपल दिया गया है तो जरूर आप देख लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद जो है सो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन दिया गया है, कोल्ड वाटर के साथ, मतलब सब अलग अलग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल अलग अलग हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हमारा वो क्या चीज है, फिर जाकर के हमारा दिया गया है कि पोटासियम सोडियम और कैल्शियम सभी रिएक्ट करता है पानी के साथ, लेकिन उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर, मतलब सबसे तेजी से सोडियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम, और तब जाकर के कैल्शियम रिएक्ट करता है। ये आप रिएक्शन के रेट को ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर ये रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके अलावा यहाँ पर वो सभी एग्जांपल दिया गया है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को जिसमें ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। इसके अलावा और क्या चीज है यहाँ पर, तो ये सब रिएक्शन एसिड और मेटल का ही दिया गया है। इसके बाद अगर बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स का, तो मेटल्स को कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारा हैवी इसका यूजेस है, ठीक है। तो कहां कहां पर इसका यूजेस है तो उसको जरा सा देखते हैं। तो मेटल जैसे कि बायो प्रोसेसेस में आयरन को इसका इस्तेमाल करा जाता है होमोग्लोबिन के रूप में, सोडियम मैग्नीशियम पोटासियम कैल्शियम ये सब जो है एसेंशियल मिनरल्स होता है हमारे शरीर के लिए। डेली गुड्स एंड मशीन्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा एसोसरीज वगैरह इससे बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जो मेटल्स का बना हुआ होता है जो कि काफी कॉस्टली भी आता है, ठीक है। स्पेस प्रोजेक्ट वगैरह, न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह, यूरेनियम वगैरह जो है इस सब चीज का इस्तेमाल करा जाता है। तो इतना ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेटल्स इस तरह से हो जाता है। फिर हमारे पास आता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या चीज होता है, तो नॉन मेटल जो होता है ये क्या करता है, नॉन मेटल एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करता है। नॉन मेटल्स जो होता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करता है, गेन करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। फिर जाकर के क्या हो जाएगा, तो ऑक्यूरेंस ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो ये जो है सो अर्थ क्रस्ट पे अंदर पाया जाता है और जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में अगर बोला जाएगा नॉन मेटल कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में धरती के क्रस्ट में मिलने वाला नॉन मेटल है, जो कि 46.6% पूरे धरती का मास का इतना चीज हमारे पास है। उसके बाद सिलिकॉन जो है ये सेकेंड नंबर पर है नॉन मेटल के मामले में, जो कि 27.7% है। हालांकि सिलिकॉन को जो है सो मान लिया जाता है आपका मेटेलॉइड्स के अंदर। फिर फास्फोरस एंड सल्फर ये जो होता है कंसिडरेबल पार्ट ऑफ किस चीज का,
अर्थ क्रस्ट इसके बाद हमारा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट वगैरह ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन ब्रोमीन एकमात्र ऐसा लिक्विड मतलब जो है सो नॉन मेटल होता है, जो केवल और केवल एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है वो है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है जनरली। रीजन क्या है कि लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है इनके एटम्स का, इसी कारण से। हार्डनेस में ये जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर डायमंड है, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस होता है। लस्ट्रस, ये चमकता वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन एक आता है, आयोडीन, ये ध्यान रखिएगा। मेलिएबल, जो ये नॉन मेलिएबल होता है। कंडक्टिविटी, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी ग्रेफाइट होता है, जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जो कि गुड कंडक्टर होता है। फिर सोनोरिटी, ये साउंड प्रोड्यूस ये करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस ये नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ की बात अगर करते हैं तो नॉन मेटल जो होता है ये मेटल्स के मुकाबले उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। डेंसिटी इसका कम होता है, और कलर इसका अलग अलग कलर्स पाया जाता है, जैसे सल्फर हो गया, येलो, फास्फोरस, व्हाइट या रेड या ब्लैक, ये सब चीज मतलब ये इसका कलर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन को येलोइश ग्रीन, तो ये सब चीज है। तो ऑक्यूरेंस हमारा दिया गया है कि किस फॉर्म में कौन चीज पाया जाता है, तो इसको आप ये यहाँ पर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स वगैरह नॉन मेटल्स, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं है डेप्थ में जाकर के आपका पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो होता है हमारा एसिडिक नेचर का। ठीक है, वो होता है हमारा कैसा, एसिडिक नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो है यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एसिड। सिंपल सा है कि क्योंकि एसिडिक नेचर हुआ और पानी के साथ ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने पर ये एसिडिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो होता है हमारा क्या चीज है, इसके बाद जो है हमारा रिएक्शन में, रिएक्शन विथ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वगैरह, ये सारा रिएक्शन वही है। एयर के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो जनरली बताया गया है कि नॉन मेटल जो होता है ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है, या फिर वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब क्या चीज होता है कि हाइड्रोजन आयंस, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस, किस चीज के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है, हाइड्रोजन रिड्यूस करने के लिए ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए जो है सो ये कर देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर देता है। ठीक ना, तो रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड कोक विथ वाटर यहाँ पर दिखाया गया कि सल्फर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, कोक भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये चीज दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाटर का रिएक्शन नहीं होता है नॉन मेटल के साथ में, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में बदलने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए। इसके अलावा जो है नॉन मेटल का डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन, तो एसिड के साथ भी जनरली ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस, जनरली नॉन मेटल्स जो है एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है, इस कारण से ये रिएक्शन भी नहीं होता है। साल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे कि नॉन मेटल एंड साल्ट सॉल्यूशन, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर ये बात हो रहा है कि नॉन मेटल्स भी जो लेस रिएक्टिव वाले होंगे वो मोर रिएक्टिव वाले से डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस करके लात मार के हटा देगा। ठीक है, वो काम यहाँ पर भी होता है। नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो फिर वही बायो प्रोसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन को पेड़ पौधा की जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस चीज का लैब में इस्तेमाल करते हैं।
हेल्थ एंड प्रोडक्शन, सल्फर जो है फंगीसाइड्स के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। नॉन मेटल्स इन वेरियस फूड्स वगैरह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, और फ्यूल के रूप में जैसे हाइड्रोजन वगैरह इस्तेमाल करा जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो अब इस जगह पर क्या है कि डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी आप मेटल नॉन मेटल में जान चुके हैं। इस जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज के भी डिफरेंसेस आप आराम से जान चुके हैं। फिर आता है हमारा केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है ये कितना टाइप का होता है? तो केमिकल बॉन्ड हमारा दो टाइप का होता है। देखिए, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना है तो इसके बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो है हमको अभी नहीं पढ़ना है, वो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड्स के बारे में ही केवल और केवल पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है, जैसे कि सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। सोडियम यहाँ पर मेटल है, क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है, सोडियम क्लोरीन बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये चीज पूछा जाता है कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ से एक इसमें डिनोट करेगा, इस तरीका से बना दिया जाता है पॉजिटिव, और ऐसे करके यहाँ पर दिखा दिया गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए इसके। फिर उसी तरीका से आप एक बार MgCl2 का भी देख लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है Mg2+ यहाँ पर डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर जो है सो हमारा बन गया क्या चीज? MgCl2। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा आयनिक कंपाउंड का? तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये सॉलिड होता है जनरली रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। हार्ड होता है, हार्डनेस में भी ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में होता है, इस कारण से ये हार्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बीच का अट्रैक्शन काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए सॉलिड होता है। कंडक्टिविटी ये जो होता है आयनिक सॉल्यूशन, मतलब जो होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये बिजली को कंडक्ट करता है, मतलब ऐसे बिजली को कंडक्ट नहीं करेगा सूखा हुआ स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ही बिजली को कंडक्ट करता है आयोनाइज होने के बाद में, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका ज्यादा होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये जनरली पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। अब देखिए मेटल्स इन नेचर, नेचर में मेटल जो पाया जाता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? जिस प्रोसेस को निकालते हैं, निकालने का प्रोसेस हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर ओर्स आता है हमारा। मिनरल्स क्या होता है? तो मेटल्स का कंपाउंड जो होता है उसको मिनरल्स हम लोग कहते हैं, और जिन मिनरल्स के अंदर से मेटल्स को निकाला जा सकता है उन मिनरल्स को हम लोग कहते हैं ओर्स, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं ओर्स। तो जितना भी ओर्स होता है सभी मिनरल्स होता है, लेकिन सभी का सभी ओर्स, जितना भी मिनरल्स होता है वो सभी ओर्स नहीं होगा, लेकिन सभी ओर्स मिनरल्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग एग्जांपल लिया गया है कि ऑक्साइड ओर देखिए कौन कौन सा पाया जाता है, कार्बोनेट ओर, फिर सल्फेट ओर, सल्फाइड्स ओर, ये सब चीज जो है सो पाया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन इसको करते हैं हम लोग, यानी कि मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को, जिसमें प्योर फॉर्म में मेटल्स को निकाला जाता है रिफाइन करके उसको, ठीक है। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार करते हैं। तो रिएक्टिविटी के अनुसार इसको अलग अलग टाइप से एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर रिएक्टिविटी टेबल बनाया गया है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, कि ओर को सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं, फिर उसमें से हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स, इसको 3 भाग में बांटते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल्स होता है ये हमारा जनरली पाया जाता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में। तो सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड में, फिर उससे निकाल लेते हैं मेटल, फिर इसको रिफाइन कर देते हैं। और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हमारा कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन प्रोसेस से उसको ऑक्सीजन ओर में ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से और फिर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया तो उसमें से ऑक्सीजन हटा करके मेटल निकाल लेते हैं, और मेटल को प्योर करके
प्योर मेटल बना देते हैं। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से फिर उसको रिफाइन करा जाता है। तो ये चीज है निकालने का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद क्या चीज दिखाया गया है, यहाँ पे वही प्रोसेस को बताया गया है कि ओर्स को सबसे पहले निकाला जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, पीसने के बाद उसकी सफाई किया जाता है, कंसंट्रेट करा जाता है, फिर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, जिसमें से हम लोगों को दो प्रोसेस ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में जनरली कार्बोनेट ओर को क्या किया जाता है, उसके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करा जाता है विथ लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे एयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और रोस्टिंग में जो होता है इस प्रोसेस में जो है सो एक एक्सेस मात्रा में हवा दे करके इसमें जो है सो सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करा जाता है हम लोग को एक्सेस एयर को दे करके। ये प्रोसेस रोस्टिंग हमारा कहलाता है। और दोनों ही प्रोसेसेस में जो है सो ऑक्साइड ओर में बदल जाता है। ऑक्साइड ओर में बदल गया तो ऑक्सीजन उसमें से रिमूव करना है। ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना कहलाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस से मेटल निकाल लेते हैं, फिर प्योरिफिकेशन करके और प्योरिफिकेशन करके फिर उससे हम लोग मेटल प्राप्त कर लेते हैं। ये सब थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लिखा हुआ है, ये सब 12th लेवल का प्रोसेस है, तो इस पर घबराना नहीं है। ये सब थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ वाला प्रोसेस है, इसको आपको नहीं एग्जाम में ये सब चीज आपसे पूछेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज सेपरेट हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमको पूरा मेटल्स को निकाल लिया जाता है। तो यही चीज हमारा जो था पूरा का पूरा आपका सेपरेशन ऑफ मेटल्स यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में दिया था। थर्माइट प्रोसेस ये सब चीज आपसे नहीं पूछेगा, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, तो मेटल्स स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो ये प्रोसेस वगैरह एक एक रिएक्शन वगैरह ये 12th लेवल का चीज है, आपके लेवल पर ये नहीं पूछा जाता है। इसमें से बस आपसे एक चीज दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं बिजली को पास करवा के, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा करके उसमें से जैसे कि NaCl को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसके एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम और क्लोरीन को अलग करा जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और तब जाकर के प्यूरिफिकेशन के बाद हमको मिल जाता है क्या चीज, प्योर, हमको मिल जाता है प्योर मेटल, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्योर मेटल हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो आपका पूरा का पूरा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी ये कंप्लीट पार्ट जो था इस पूरे चैप्टर का वन शॉट जो वीडियो है हमारा इस प्रकार से समाप्त होता है। देखते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री के सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर पाया जाता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक, ये हमारा जो पोर्शन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल संख्या कितना हो गया, ये 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हर एक बात जानने का नहीं है, यहाँ पर जो हमको एग्जाम से रिलेटेड बात है केवल और केवल उसी को बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम से मतलब है अभी के समय में, खास करके लास्ट टाइम पर। तो ये ध्यान रखिएगा। बॉन्डिंग इन द कार्बन, तो बॉन्डिंग इसमें क्या होता है, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के, इस तरीका से 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, सोचेंगे कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इतना एनर्जी ही नहीं होता है कार्बन के पास कि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाए। ठीक है, अब सोचेंगे कि कार्बन किसी से और से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो अब होता क्या मामला है यहाँ पर कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी और से गेन करेगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स के बीच इतना ज्यादा रिपल्सिव नेचर ऑफ फोर्स लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कि वो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपना और ना ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करता है कार्बन, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ
शेयर करके, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है, और शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बॉन्डिंग कार्बन में कैसा होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के शेयर होने की वजह से जो है जो बॉन्ड बने उसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर दिया भी गया है कि शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे एग्जाम में भी होता है ना कि शेयर कर लेते हैं कोई भी चीज को, जिसको आता है वो दूसरा को बता देता है। शेयरिंग इज केयरिंग मतलब दूसरे का केयर बड़ा ज्यादा करते हैं, ये चीज। और आप लोग तो किसी और का केयर ज्यादा करने लगते होंगे, तो चलिए खैर वो अलग बात है। तो कार्बन जो होता है ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है इसका, इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पर जो डेट्स वगैरह लिखा गया है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द कंपाउंड डज नॉट गिव राइज एनी आयंस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होने की वजह से ज्यादातर कार्बन का कंपाउंड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बेचारा गरीब हो जाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है उसके अंदर वो 4 बॉन्डिंग होता है कार्बन के अंदर, टेट्रा वैलेंसी इसी को कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन में है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला ये कहेगा कि भैया तुम भी मेरा यहाँ पर ले लो, है ना, और हम भी तुम्हारा ले लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस जगह पे क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर ऑक्सीजन होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6, ये 8 पूरना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, फिर अपने जैसा ही जो है सो क्या कर देगा, अपने जैसा ही यहाँ पर ऑक्सीजन से ऐसे करके 6 और इसका 2 शेयर किया तो 8 हो गया। फिर ये वाला जो है सो ऑक्सीजन इसका 2 शेयर करेगा तो ये भी 8 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग बना देते हैं क्या चीज, इस तरीका से हम लोग बना देते हैं बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन के बीच में सिंगल शेयरिंग हुआ है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 1 बॉन्ड, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 2 बॉन्ड। उसी तरह नाइट्रोजन में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो 3 बॉन्ड। तो मैक्सिमम बॉन्ड जो है सिंगल, डबल या ट्रिपल बन सकता है। 1 पेयर में सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर में डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना पेयर उतना गुने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, डबल बॉन्ड में 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में 2 या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पूछा गया सारा चीज है। कंक्लूजन यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बता देंगे एक बार और। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि कौन किस तरीका से शेयर कर रहा है, ये सब पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो हैं ये सब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एलोट्रॉप्स पर बात करते हैं। अब इसमें जो है ना कार्बन के बारे में ही इतना ज्यादा चीज क्यों पढ़ना है हमको, तो कार्बन के बारे में इतना ज्यादा चीज इसलिए पढ़ना है क्योंकि कार्बन का जो होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 को सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं, जिस कारण कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड बन जाता है और इसलिए हमको कार्बन के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा चीज क्या है कि कार्बन जो होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप का बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ना होता है। तीसरा प्रॉपर्टी जो हमारा होता है, कार्बन कोई और नहीं मिला तो दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ड्यू टू विच कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम, इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड बन जाता है और इसी इतने बड़े खानदान की वजह से हमको कार्बन के बारे में पूरा इतिहास ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है एलोट्रॉप्स में सबसे पहले एलोट्रॉप की बात करते हैं डायमंड का। डायमंड जो एलोट्रॉप होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फिक्स नहीं होता है, ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका
चारों बॉन्ड शेयर्ड होता है, मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, जिस कारण से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेचारा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका दूसरा बाल बच्चा का नाम होता है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट में जो है हर एक इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली रहता है, तो वो खाली वाला इलेक्ट्रॉन ही बिजली कैरी करता है, समझे, फ्री इलेक्ट्रॉन से बिजली को कैरी करता है, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रखना है ये चीज। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम फिक्स नहीं होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होता है वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है डायमंड, ठीक है, नेचुरली, और ये जो होता है नेचुरली मैन्युफैक्चर भी करा जाता है ये, और नेचुरली भी पाया जाता है। इसके अलावा ये नेचुरली सबसे हार्डेस्ट ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है अभी तक का, और ये ग्रेफाइट जो होता है ये काफी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के साथ साथ स्लिपरी टच भी होता है, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, इसके लेयर्स के बीच का जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये काफी ज्यादा कमजोर होता है, जिस कारण से ये बेचारा ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है उसको समझते होंगे कि इतना तो मजबूत रहता है, लेकिन वो मजबूत नहीं, एक्चुअली में उसके अंदर एलॉय वगैरह मिला दिया जाता है। वो एक्चुअल में जो प्योर हमारा ग्रेफाइट होता है ना, प्योर ग्रेफाइट हमारा काफी सॉफ्ट होता है, एकदम रोटी जैसे नहीं रखते हैं ऐसे करके, तो ऐसे हो जाता है वो भी चीज, ठीक है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका ज्यादा होता है, और ये हमारा कलुआ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा पूरा का पूरा ब्लैक होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये पेपर पर भी जो है मार्क कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक लीड भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक लीड भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और डायमंड जो होता है ज्यादा डेंसर होता है ग्रेफाइट के मुकाबले में, और ग्रेफाइट का डेंसिटी कम होता है। अब इसके बाद हमारा आता है ये तीसरा बाल बच्चा जो गोद लिया गया था बाद में, इसको कहते हैं बकमिनिस्टर फुलेरीन, यानी कि फुलेरीन सीधे कहते हैं। इसके अंदर जो होता है हमको पढ़ना जो आपके सिलेबस में है वो C60, मतलब कार्बन 60, इसके अंदर कार्बन का संख्या 60 हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा होता है क्या चीज, एक हमारा होता है पेंटागोनल, और एक हमारा होता है हेक्सागोनल, ठीक है। एक हमारा पेंटागोनल होता है और एक हमारा होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो पेंटागोनल कम है तो मतलब इसका संख्या 12 होगा, हेक्सागोनल में साइड ज्यादा मतलब इसका संख्या ज्यादा, यानी 12 को पेंटागोन और 20 को हेक्सागोन इसके अंदर होता है C60 के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं 5 मेंबर्ड भी रिंग, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग, वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा प्रॉपर्टीज बकमिनिस्टर फुलेरीन वगैरह ये सब हो गया। कई प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए बकमिनिस्टर फुलेरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब चलिए वर्सटाइल क्यों है कार्बन, इतना ज्यादा नेचर में वर्सटाइल क्यों है, तो सबसे पहला नंबर बात वही बताए कि ये जो है सो स्ट्रेट चेन बना सकता है खुद कार्बन एटम के साथ लिंक करके, या ब्रांच चेन बना सकता है कार्बन एटम के साथ लिंक करके, या फिर रिंग चेन बना सकता है कार्बन एटम के साथ लिंक करके, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है, एक और एलिमेंट होता है जो इसी की तरह कंपाउंड बनाता है, वो है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एंड कैन शो कैटिनेशन अप टू 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive and carbon bond is very strong and hence very स्टेबल। समझे, ये स्टेबल ये भी बनाता है उसी तरीका से सिलिकॉन भी, लेकिन कार्बन का जो कंपाउंड बनता है ये काफी ज्यादा एकदम समृद्ध होता है, काफी ज्यादा स्टेबल पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके इतना कोई भी दूसरा नहीं है, सिंपल सा कार्बन का सिंपल कहना है कि कहां परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सिंपल सा बात है ये चीज। अब यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं टेट्रावेलेंसी, मतलब इसका अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से ये टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। तो सुपर पावर ऑफ कार्बन क्या चीज हो गया, दूग हो गया हमारा, एक कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावेलेंसी, 4 सिंगल बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। अब यहाँ पर से जिन बच्चों का नोमेनक्लेचर आपका बहुत ही कमजोर होगा, तो नोमेनक्लेचर सीखने के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर से सीखना। अगर आपका हाइड्रोकार्बन मजबूत हो गया तो आपका नोमेनक्लेचर मजबूत हो जाएगा। तो ध्यान से समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर यहाँ से सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का, जिसके नाम में ही लिखा हुआ है हाइड्रो और कार्बन, तो ये दो चीज से मिलकर के बनेगा, एक हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन से बनेगा।
तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज होता है, इसमें एक ओपन चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, एक क्लोज्ड चेन होता है हाइड्रोकार्बन का। ओपन चेन हमारा जो होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड होता है, और क्लोज्ड चेन जिसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ये चीज। तो अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें दो हाइड्रोकार्बन के बीच में यानी कि दो कार्बन के बीच में क्या चीज हो जाएगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कम से कम दो कार्बन के बीच, कम से कम, अगर कार्बन केतबो है उससे मतलब नहीं है, कम से कम दो कार्बन के बीच एक जो है सो डबल बॉन्ड, या फिर दो कार्बन के बीच कम से कम एगो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। मतलब दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स के बीच, यानी दो लगातार कार्बन एटम के बीच या तो एगो डबल बॉन्ड या फिर एगो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तभी जाकर के हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होता है अल्केन, समझे, इसका एग्जांपल होता है अल्केन। तो अल्केन के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं हम लोग अल्काइन। ठीक है, ये तीन कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर बांट दिए हैं हम लोग, कौन से, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को। तो अब यहाँ पर समझते हैं ये तीनों में डिफरेंस क्या चीज होता है। तो देखिए, अल्केन्स जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें क्या होता है, कम से कम जो है सो कार्बन के बीच जो है केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सबसे सिंपलेस्ट अल्केन वगैरह जो है वो हमारा CH4 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अल्किन्स वगैरह में जो है दूसरा हो जाता है, लेकिन अल्केन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है वो अल्केन हो जाता है। ठीक है, हाँ, यहां पर देख लीजिए CH4 सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4 अल्केन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्केन का जो कॉमन जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर क्या है, C फॉर कार्बन एटम, H फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर कार्बन एटम 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, H2n+2, यहाँ पे 2 × 1+2 यानी कि हो गया CH2+2 4। ठीक है, अगर देखिए कार्बन की संख्या 2 हो गया तो यहाँ पर 2 × 2+4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2H, 2 2 जा 4 + 2 6। इस तरीका से ये चीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद नोमेनक्लेचर अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, पहले इसका ये चीज ध्यान लेते हैं, बेसिक चीज। इसके बाद क्या है, अल्कीन। अल्कीन में जो होता है ये कम से कम दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्कीन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और फिर अल्काइन जो होता है इसमें दो कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज हो गया, इसमें जो है अल्केन में मिनिमम कार्बन एटम, देखिए अल्केन में मिनिमम कार्बन एटम कितना होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम कार्बन एटम 1 होना चाहिए, लेकिन अल्कीन और अल्काइन के लिए मिनिमम कार्बन एटम 2 होना चाहिए। मिनिमम कार्बन एटम कितना होना चाहिए, 2 होना ही चाहिए, तभी जाकर के वो अल्कीन या अल्काइन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने में नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप उसमें देख लीजिए क्या चीज, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहचान कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम पहचान करेगा तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स जो यूज करते हैं ये 1 2 3 4 5 6 ना, 1 के लिए हम लोग कहते हैं मिथ, ठीक है, 2 के लिए करते हैं हम लोग इथ, 3 के लिए हम लोग करते हैं प्रोप, 4 के लिए करते हैं ब्यूट, 5 के लिए करते हैं पेंट, 6 के लिए करते हैं हेक्स। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, अगर इससे ज्यादा सीखना है तो 7 के लिए करते हैं हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, अनडेक,
डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए आइकोसेन, इस तरीका से चलते रहता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है। उसके बाद लास्ट में सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स लगाते हैं अगर हमारे पास अल्केन है, ठीक है, अगर हमारे पास अल्केन है तो उसका ANE सफिक्स लगेगा। अगर हमारे पास अल्कीन है तो उसका ENE सफिक्स लगेगा। अगर हमारे पास अल्काइन है तो उसका YNE सफिक्स उसके लास्ट में लग जाएगा। इस प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे और फिर सफिक्स के रूप में ये सब इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तब जाकर के हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, सफिक्स के लिए आप हो गया सिंगल बॉन्ड है। अब आप बॉन्ड देख करके भी पता कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड केबल है कहीं पर तो वो उसमें ANE नाम पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहीं पर है तो उसमें ENE नाम पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर है तो इसमें YNE नाम पड़ेगा। अब कोई बच्चा कहेंगे कि अगर उस किसी कार्बन के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, 2 1 3 यहाँ पे 3 डाल देते हैं। ठीक है, 3 1 4 हो गया, 1 2, ठीक है। अब यह ऐसे करके अगर बच्चा कहेगा इस जगह पे कि इसमें जो है अब यहाँ कार्बन को पुराना है, यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर 3 1 4, फिर 2 1 3, हाँ 2 1 3 1 4 हो गया, फिर 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब इसमें कौन सा लगाएंगे? तो तब इसमें जो ज्यादा बॉन्ड है ना, ज्यादा कहने का मतलब सिंगल, डबल या ट्रिपल में जो मतलब सबसे ज्यादा वाला बॉन्ड है उसको हम लोग लगाएंगे। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड है तो वो बॉन्ड का नाम लिखाएगा, मतलब सबसे बड़ा वाला बॉन्ड का नाम लिखाएगा। सिंगल बॉन्ड छोटका बॉन्ड हो गया, ये ENE वाला मेझुलका हो गया, और YNE वाला जो है वो सबसे बड़का भाई हो गया। समझे? अगर तीनों भाई मौजूद है तो सबसे बड़का भाई का नाम लिखाएगा। अगर पहला तीसरा मौजूद है तो भी तीसरा का नाम लिखाएगा। पहला दूसरा मौजूद है तो दूसरा का लिखाएगा। दूसरा तीसरा मौजूद है तो तीसरा का लिखाएगा। मतलब इसमें से सब छोटका भाई, ये मेझला भाई और ये सबसे बड़का भाई। तो जो तीनों में सबसे बड़ा होगा तो उसका बड़का भाई का नाम लिखाएगा। अकेला है तो वही का नाम लिखाएगा। तीनों अगर आ जाए चाहे दो आ जाए तो जो बड़का रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया गया है क्या चीज, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं CH, यहाँ पे 3 CH2 CH, यहाँ पर ले लेते हैं 2 और फिर यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो गया, देख लीजिए इस जगह पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अगर आप इसका जनरल फार्मूला पर भी चेक करना चाहते हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n + 2 होता है। ठीक, तो इस पर बैठा करके देखिए C कितना 4, तो H 2 × 4 + 2 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है? तो 4 C4, H कितना 4 दूनी 8 + 2 10, तो आप गिनती कर लीजिए 4 गो कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 कार्बन पुर गया, 10 गो हाइड्रोजन पूरा, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन पुर गया, मतलब हमारा नोमेनक्लेचर सही हो गया। ठीक है, खुशी की बात है, अब सही हो गया। तो ये नोमेनक्लेचर इस तरीका से, नॉर्मल नोमेनक्लेचर हमारा इस तरीका से हो जाता है। फिर नोमेनक्लेचर आता है स्ट्रेट चेन, ये वाला हो गया, ब्रांच चेन का, और फिर रिंग चेन का भी नोमेनक्लेचर आता है, और फंक्शनल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर हम लोग आता है, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली नंबर पे हमारा मीथेन आ जाता है। तो मीथेन जो है सो हमारा देख लीजिए CH4, इथेन, फिर प्रोपेन, वही जो अभी आपको सिखाए उसी के बेसिस पर ये सब पूरा का पूरा नाम आप लिख दीजिएगा। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में रिंग चेन आता है। रिंग चेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये साइक्लोहेक्सेन है, जो बेंजीन होता है, इसको आप अच्छा से देख लीजिए। साइक्लोहेक्सेन यानी कि जो बेंजीन है, इसको आप क्या कीजिए, अच्छा से देख लीजिए। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसको कैसे बनाइएगा, कार्बन 6 को रखिएगा इस तरीका से, 1 2 3 4 5 6 रख दिए। अब यहाँ सिंगल 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 सिंगल, अब एओ को डबल कीजिए, सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल। अब जो बच गया यहाँ पे सब में एक एक
एक एक एक एक ऐसे करके हाइड्रोजन लगा दीजिए सबका, तो बन गया हमारा बेंजीन। देख लीजिए C6H6 बेंजीन का होता है फॉर्मूला, C6H6 ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। आप गिनती कर लीजिए, सबका 4 बॉन्ड पुर चुका होगा। ठीक है, सबका क्या पुर चुका होगा, 4 बॉन्ड। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 यहाँ पर क्या हो गया, 2 1 3 1 4, फिर 2 1 3 1 4, फिर 2 1 3 1 4, सबका 4 बॉन्ड पुर गया। तो इस तरीका से आपको ध्यान रखना है, आपको आगे जितना भी हम लोग लिखते चलेंगे इसका कंपाउंड का, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म टॉपिक। आइसोमेरिज्म जो होता है ये क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस उसका स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफरेंट होता है। तो इसमें आपसे जो पूछ सकता है वो है हमारा ब्यूटेन का, है ना, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का ध्यान रखेगा कि ब्यूटेन का जो है आइसोब्यूटेन्स वगैरह ये चीज जो है ब्यूटेन का खाली ध्यान रखेगा कि आइसोमेरिज्म में क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म में यहाँ पे 4 कार्बन होना चाहिए, यानी कि ब्यूटेन में जो है सो C4H कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसमें क्या कर देंगे, इसमें CH3 CH2 CH3 और फिर यहाँ CH2, बस ये एक ही पॉसिबल है, इसका 2 हो जाएगा, ये खुद ही आएगा, ये 2 हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन वाला में से हमको देखना है। तो ब्रांच चेन वाला में से तो देखना है, लेकिन ब्रांच चेन वाला में आपका सिलेबस के अंदर इस बार उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करा नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल करके रखा है। ये 1 2 नंबर पर है मिथाइल 2 मिथाइल, और 1 2 3, तो 3 के वजह से प्रोप और सिंगल बॉन्ड के वजह से ANE, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम पर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है तो कितना नंबर लोकेंट पर लगा है, इसका लोएस्ट नंबर देते हैं, इधर से दुइये नंबर पर हो गया। कौन सा ग्रुप है, तो अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब बनता है हमारा कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जिसको R से डिनोट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल है 1 कार्बन का, और फिर लगातार 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन की वजह से प्रोप, 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका पूरा नाम हो जाता है। तो इस तरीका से हमारा कार्बन हो जाता है इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो यहाँ पर हमको पढ़ना है 4 से 5। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है OL लगा होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप CHO, इसके बाद कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जिसमें COOH होता है, और हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है जिसमें X एटम जिसको कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 वो चीज पढ़ना होता है। अल्कोहल कंपाउंड के लास्ट में सफिक्स जो होता है OL, एल्डिहाइड में AL और कीटोन में ONE और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड अंतिम में ये सब चीज लग जाता है। और इन सब के लिए प्रीफिक्स लगता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीफिक्स इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो अब होमोलोगस सीरीज यहाँ पर आते हैं हम लोग, सबसे पहले उसका भी नोमेनक्लेचर हम लोग एक एक करके देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप होता है कि जो पूरे कंपाउंड के अंदर जो अपना कुछ गुण डाल दिया हो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो एक्चुअली में रिएक्टिव साइट होता है किसी भी कंपाउंड का उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, होमोलोगस सीरीज में जिसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप या कॉमन जनरल फार्मूला देखने को मिले कई सारे कंपाउंड में, तो उन सीरीज के कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज में हर एक नेबरिंग मेंबर का जो डिफरेंस होता है एक कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे CH2 का डिफरेंस होता है, मतलब अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला, हर अपना अगला और पिछला के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल में यहाँ लिया गया है अल्केन का होमोलोगस सीरीज यहाँ पर लिया गया है, तो ये चीज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, किस चीज का, तो कॉमन नेम सिस्टम, और एक हमारा आ जाता है IUPAC नेमिंग सिस्टम जो कि
यहाँ पर जो है सो आपका IUPAC नेम जो है सो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह का करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप का देख लीजिएगा। उसमें क्या करना होता है, अल्कोहलिक ग्रुप में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को गिनती कीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को गिनती करके और उसके बाद उसका नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सो आपको अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल्स दिया गया है, जिसमें से हम सबसे पहले आपको अल्कोहल वाला बताते हैं। तो अल्कोहल वाला जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, 3 वो कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, प्रोप, है ना। तो इसका पप्पा का नाम यानी इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, 3 कार्बन के पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन होता है, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड तो ANE, 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स प्रोप और सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE, ठीक है। और इसमें से तब क्या करते हैं, E हटा करके OL ऐड कर देते हैं, बस यही है नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का। तो प्रोपेनॉल ये बन गया, ठीक है। अब मानकर चले कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड यहाँ पहचान में आ गया। अब कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, E हटाइए और उसमें ONE लगा दीजिए कीटोन ग्रुप में, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन यहाँ पर बन गया प्रोपेनोन, ठीक है। अब यहाँ पर जरा सा देखिए, इस जगह पे जरा सा देख लीजिए। अच्छा, उसको पहले बात खत्म करते हैं, पहले ये एसिड वाला देख लीजिए, फिर एल्डिहाइड वाला देख लेंगे, फिर उस पर चलते हैं। तो एसिड वाला में देख लीजिए, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ई को हटाइए और फिर उसके एसिड का ग्रुप अगर मिल गया COOH, तो उसमें ओइक एसिड लग जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का पहचान है CHO लगा हुआ होगा, CHO लगा होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा, ये लगा हुआ एक जो है कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप पीछे पूरा ये जो है सो अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ अटैच्ड रहेगा। तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 के लिए हो जाता है हेप्ट और सब जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, तो हेप्टेन, ANE, कार्बन के बीच का बॉन्ड हमको देखना है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो हेप्टेन, इसमें से E हटाइए और AL ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। देखिए सिंगल बॉन्ड के 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगाए, सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE और E को सब में हटाना होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड कर देते हैं, सफिक्स अभी पीछे देखे थे वो ऐड करेंगे, अल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, ठीक है, ये सब चीज ऐड कर देंगे, अल्कोहल का OL, ये सब ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेनल, हेप्टेनल, हेप्टेनल हो गया, समझे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या चीज है, कार्बन 3 हुआ है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE, और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो खाली रह गया, ये प्रोपीन ही रह गया, समझे। अब इसके बाद फंक्शनल ग्रुप में जरा सा देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन लग गया, तो क्लोरीन को प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है, तो क्लोरीन है तो क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और अब गिनती करिए कार्बन, तो 3 वो कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ये चीज हमारा नाम पड़ गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ब्रोमीन था तो ब्रोमो पड़ गया यहाँ पर नाम, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया हमारा। तो इस तरीका से जो है सो नोमेनक्लेचर हमारा हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे देख लीजिए अल्कोहल ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ANE और E हटाइए और उसमें OL ऐड करिए, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हमारा बन गया यहाँ पे। इस तरीका से नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कार्बन कंपाउंड्स का जो है सो हम लोग किस पे, कार्बन कंपाउंड्स का जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो कार्बन कंपाउंड का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला कंबंशन है। तो कंबंशन, जब किसी चीज को जलाया जाता है, कार्बन कंपाउंड को जलाया जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगा और यहाँ पे गैस लाइट भी रिलीज होगा, ठीक है।
तो नेचर ऑफ फ्लेम को अगर हम लोग देखेंगे कि उसका फ्लेम का नेचर कैसा है, तो यहाँ पर देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है जैसे मीथेन इथेन बर्न होता है किस चीज के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लेम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये सूटी फ्लेम देगा, एकदम थोड़ा धुआं धुआं, है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन इथाइन ये सब जो है येलो फ्लेम के साथ जलता है और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है। केरोसिन जलता है सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और ये जो है सो क्लियर फ्लेम एकदम येलो कलर का देता है फ्लेम। सम हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन नेफ्थालीन्स बर्न विथ सोटी फ्लेम। इसके अलावा कोयला पेट्रोलियम ये सब जो प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सल्फर ऑक्साइड ये सब चीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये एयर को पॉल्यूट करता है। ये सब नेचर ऑफ फ्लेम के बारे में था। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाए हैं लिमिटेड मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक्सेस मात्रा में मिलाए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये चीज है कि कार्बन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तब क्या बनेगा, कम ऑक्सीजन देंगे तब क्या बनेगा। अब यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जरा सा ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो इथेनॉल है यहाँ पर, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाए हैं KMnO4 और एसिडिफाइड यहाँ पर K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3COOH, यानी कि ये हमारा इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है सो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये दोनों काम करा है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या चीज होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को मिला करके उसको क्या बना देते हैं हम लोग, निकल के प्रेजेंस में जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट यूजेस, मतलब कैटलिस्ट सिंपल सा केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। निकेल को कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बना देते हैं। ये एडिशन रिएक्शन हमारा कहलाता है और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन के नाम से भी जाना जाता है। जिस रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाया जाए कैटलिस्ट के रूप में निकेल की मौजूदगी करके वहां पर निकेल के प्रेजेंस में, तो इसको हाइड्रोजनेशन हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है ना, ये करा जाता है किस चीज में करने के लिए, वेजिटेबल घी में, है ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन while animal fats have saturated carbon chains, ये चीज करा जाता है। Animal fat generally contain saturated fatty acids which are harmful for health, ये ध्यान रखिएगा। डालडा वगैरह जो बनाया जाता है ना, खास करके हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की वजह से ही होता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी डेली बेसिस पे अगर खाइएगा तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग which functional group in chemical compound is replaced by another functional group। एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि सिंपल सा सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना दिया जाता है इसमें भी, ठीक है, वो चीज है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पर आते हैं। तो इथेनॉल जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और ये अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। इसी में मिथेनोइक एसिड जो होता है, मेथनॉल जो होता है, ये हमारा जो है ये जहरीला शराब होता है, तो उसको हम लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन वगैरह दिया गया है, इसका प्रिपरेशन वगैरह डिलीट है इस साल सिलेबस से, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो रिएक्शन वगैरह जो दिया गया है ये सोडियम के साथ रिएक्शन दिया गया है, तो सोडियम एथोक्साइड बना देगा यहाँ पर। उसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको करा जाता है तो ये हमारा इथीन बन जाता है। इसमें से वाटर जो है रिमूव हो जाता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है H2SO4। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी
जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अल्कोहल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हम पहले भी बताए थे, क्लास में भी आपको बताए हुए हैं कि E20 फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है अल्कोहल को। अब प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या चीज है कि कॉमनली इसको जो है अब यहाँ पे CO2 प्लस H2O ऑन बर्निंग सफिशिएंट, देखिए अगर इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, अगर इसको एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है तब जाकर के। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हमारा जो है सो एथेनोइक एसिड पर। तो एथेनोइक एसिड के बारे में प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखेंगे तो इसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं और सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज आल्सो प्रिजर्व्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार वगैरह को प्रिजर्व करके रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है सो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 290 केल्विन होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है क्योंकि ये -118 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, समझे, ये ध्यान रखिएगा। तो एथेनोइक एसिड जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पे जमता है, वही -118 डिग्री सेल्सियस पर जमता है इस कारण से। अब जरा सा देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को मिला करके एक एस्टर बनाते हैं जिसको हम लोग इथाइल एथेनोएट कहते हैं, तो इस एस्टर को बनाने का जो प्रोसेस होता है यही चीज हमारा कहलाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब एसिड और अल्कोहल को मिला करके एस्टर प्रोड्यूस करा जाए तो उसको हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। एस्टर जो होता है ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, परफ्यूम्स बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है या फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह बनता है इसका। अब देखिए सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है कि जो एस्टर होता है एस्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, अल्कली को मिलाते हैं, तब जाकर के हमको उससे बनने वाला जो है उसका कोरस्पोंडिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है क्या किया गया, इथाइल एथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसको तोड़ा गया है, इसको मिला करके इसमें से हमको मिल गया इथेनॉल और साथ ही साथ जो है सो हमको वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिलेगा जो कि हमारा सोडियम एथेनोएट यानी कि सोडियम एसीटेट यानी सोडियम एथेनोएट हमको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक। फिर हमारा आ जाता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, हमारा उसका कंपाउंड बनेगा मेटल का और साल्ट, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो उस ऊपर वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इस सब के बजाय। आपको ऊपर का जो भी रिएक्शन था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर लास्ट में हमारा आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए क्या चीज है, तो सोप्स और डिटर्जेंट्स सोडियम या पोटासियम साल्ट के लॉन्ग फैटी एसिड से बनता है हमारा। इसके अंदर जो होता है दो चीज पाया जाता है, एक इंड जो होता है, एक इंड जो होता है ये आयनिक इंड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वो पानी उसमें भरता है। और एक इंड जो होता है लॉन्ग चेन कार्बन का होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से वो डरता है, समझे, फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से वो डरता है। तो ये डस्ट वगैरह गंदगी के साथ ये इंड चिपक जाता है और पानी के साथ ये इंड चिपक जाता है। तो डिटर्जेंट्स भी जो है सो हमारा एमोनियम सल्फेट्स लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। एमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिएगा कि क्लीनिंग एक्शन किस तरीका से होता है। क्लीनिंग एक्शन होता है कि जब भी हम लोग कपड़ा को साफ करते हैं तो यहाँ पर जब भी लगाते हैं साबुन को ऐसे लगाते हैं तब उसमें झाग बनना शुरू होता है, समझे, झाग बनना शुरू होता है यानी कि उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, माइसेल फॉर्मेशन शुरू होता है। तो उसके अंदर का जो डस्ट वगैरह होता है ना वो चिपक जाता है किस इंड के साथ, हाइड्रोफोबिक इंड के साथ। और जब उस कपड़ा को हम साफ करने के बाद यहाँ पर डस्ट वगैरह चिपक गया, यहाँ पर कपड़ा है ये इस पे चिपका हुआ था, माइसेल बना, यहाँ पर इसको खींच करके हाइड्रोफोबिक इंड अपने साथ इसको उखाड़ के ले चल गया। अब इसको कपड़ा को फैलाते हैं, जब पानी में धोते हैं तो वो डस्ट उसी के साथ रह जाता है और पानी के साथ अटैच होकर के नहीं आता है। इस तरीका से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
इस तरह से हमारा कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में दिया गया है। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में इससे पहले हम लोग यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का मतलब है वाटर जिसमें आयंस की मात्रा ज्यादा हो वो हार्ड वाटर होता है, और जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम इन सब आयंस की मात्रा कम हो उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो नदी वगैरह का जो पानी होता है, तालाब वगैरह का, ये सब हार्ड वाटर कहलाता है। और साबुन हार्ड वाटर में कपड़ा साफ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसमें एस्कम बना देता है। अब ये एस्कम क्या चीज है? तो एस्कम जो होता है ये जो है सो उसके अंदर का सोडियम और पोटासियम जो होता है ये वहां मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके एक इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना देता है, एक दानेदार चीज बना देता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब माइसेल फॉर्मेशन होने ही नहीं देता है। और इसी कारण से कपड़ा जो है साबुन से हार्ड वाटर में कपड़ा साफ नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे पास आता है डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट जो होता है ये हार्ड वाटर में भी साफ कर देता है कपड़ा और एसिडिक सॉल्यूशन में भी कपड़ा साफ कर देता है। लेकिन साबुन एसिडिक सॉल्यूशन में कपड़ा साफ नहीं कर पाता है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नुकसान ये चीज है कि साबुन जो होता है बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जिस कारण से एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट को क्या करता है? ये पॉल्यूट करने का भी काम करता है। ठीक, तो इस अनुसार से आपका पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज इसमें बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत कहीं पर भी हुआ या नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक को, उस टॉपिक पर हम फिर से वीडियो बना देंगे। या छोटा चीज में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, जवाब दे देंगे। और अगर कोई बड़ा चीज में दिक्कत है तो उस टॉपिक पर एक वीडियो ही सेपरेट बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन रूप से आपको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ करके आप एग्जाम दीजिए और मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में।